नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बड़ी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया है, विशेष बजट सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें सोमवार को एक दिन का सत्र बुलाया गया। केजरीवाल को सीबीआई समन के बाद यह सत्र बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। सोमवार को एक दिन का सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें कि केजरीवाल से कल सीबीआई पूछताछ करेगी। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोमवार को सत्र बुलाया गया। केजरीवाल को सीबीआई समन के बाद सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें रविवार को 11 बजे सीबीआई अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से शराब घोटाला मामले में पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र आयोजित किया गया है। सोमवार को एक दिन का सत्र बुलाया गया है। केजरीवाल को सीबीआई समन के बाद यह सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी शराब घोटाला मामले में। बता दें लगातार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही पार्टियों की तरफ से होते रही। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को कहा कि कट्टर ईमानदार बेईमान साबित हो रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि अगर मैं बेईमान हूं, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो फिर इस देश में ईमानदार कोई नहीं है। आपको बता दें लगातार ईमानदार और बेईमान को लेकर झड़प छिड़ी हुई है। दोनों ही पार्टियों में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आई है सामने कि दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राहुल, सत्र बुलाने के पीछे मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल से कल पूछताछ भी हो सकती है। देखिए, जो पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से सम्मन दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिला है, निश्चित तौर पर जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है वो इसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। जाहिर तौर पर ये तय है कि जो विशेष सत्र है उसके दौरान भी सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के विधायकों के बीच निश्चित तौर पर हंगामा होना तय है। आज भी अगर आप देखें तो कल ये सम्मन जारी ईडी की तरफ से किया गया था और आज सुबह इसी मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से लगातार कई बार अरविंद केजरीवाल पर किए गए। ना सिर्फ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को किंगपिन की संज्ञा उपाधि दी, बल्कि कहा कि वो भ्रष्टाचार जो शराब घोटाले में हुआ है उसके किंग हैं और उन्हीं के देखरेख में ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार उनके कुछ मोहरों के द्वारा किया गया। यानी कि इस मामले में अब तक जो जितने भी आरोपी हैं और जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उन तमाम लोगों के ऊपर उनका सरगना उन्होंने केजरीवाल को बताया है। और ये भी गौरव भाटिया ने कहा कि अगर वास्तव में अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो वो अपना पॉलीग्राफी टेस्ट करा लें, अपने नार्को टेस्ट करा लें। अगर ईमानदार हैं तो टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला जेल में दुराचार के आरोप में बंद एक कैदी की शुक्रवार को इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद नाराज जेल के बंदियों ने खाना नहीं खाया। साथ ही जिला जज, जिलाधिकारी और एसपी को जेल में बुलाने की जिद पर अड़ गए। कैदियों को मनाने के लिए पहले जेल प्रशासन ने तमाम प्रयास किया, फिर एसडीएम सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव, सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह पहुंचे, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी गई। तो सीतापुर की एक खबर बता रहे आपको, जेल में कैदियों ने भूख हड़ताल की। आपको बता दें दुराचार के मामले में बंद कैदी की मौत हो गई है। मौत के बाद लगातार कैदियों का भूख हड़ताल जारी है। मौके पर सीओ, जज और जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा सीतापुर से जुड़ गए हमारे साथ। मोहित, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? ताजा अपडेट बताइए सीतापुर की जेल को लेकर।
मैं बिल्कुल बता दूं, ये मामला कल का है जब जी। कैदी है जो मिश्रित थाना के रन्नूपुर का रहने वाला, वो दुराचार के मामले में सीतापुर जेल में बंद था, जिसको यहाँ कैदियों का आरोप है कि उसकी की गई इस तरह से जिला अस्पताल में भर्ती का, जहाँ उसकी मौत हो जाती है, जिसको लेकर परिजन हंगामा करते हैं। फिर जब इस बात को बंदियों को पता चलता है तो लगभग 1600 के आसपास बंदी जो है लास्ट में उन्होंने रूप दी। जी, आखिर ये कैदी की मौत कैसे हुई? जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत बताई जा रही है। क्या कैदी बीमार था या कैदी के साथ मारपीट हुई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो जेल में बंद कैदी हैं, जब वो बाहर निकले पेशी लाने के लिए, तो उन्होंने बाकायदा कैमरे पे बोला है कि जो यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने उस कैदी की गर्दन दबा के उसकी हत्या कर दी। जी, तो क्या इसके बाद कैदियों की मांग थी कि जेल में जिला जज, जिला अधिकारी और एसपी पहुंचे, तो क्या वहां जिला जज पहुंच पाए हैं? जी, देर रात में अधिकारी यहाँ तक पहुंचे हैं, काफी मानमलोल चली, देर रात तक ये मामला चलता रहा, लेकिन कैदी नहीं माने। जब उसके बाद ये जब पूरा मामला जो हाई प्रोफाइल हुआ, तो ये आज जो डीआईजी जेल है AK श्रीवास्तव, वो भी सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं और सुबह से वो जेल के अंदर ही है। अभी तक क्या मामला सामने निकल के आया, अभी कोई बात सामने नहीं आ पाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, हमारे साथ खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन जारी है। प्रत्याशियों के लिस्ट पर मंथन किया जा रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस सिलसिले में दिल्ली पहुंचे हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली में मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन जारी है। आलाकमान के साथ संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की जा रही है। आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक है, जिसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में मेयर के उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है इस बैठक में। आपको बता दें, इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष की भी मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशियों की आज लिस्ट जारी कर सकती है। आज बीजेपी की आलाकमान की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद आज लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की मंथन चल रही है नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर, नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिस्ट को लेकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, अभी दिल्ली में बैठक चल रही है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की आलाकमान के साथ, किन नामों को फाइनल हो सकता है, किन लोगों को टिकट मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, इस समय सबसे ज्यादा और सभी की जो निगाहें हैं वो निकाय चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान को लेकर कि बीजेपी इसमें किन प्रत्याशियों के नाम को घोषित करेगी, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर सबसे ज्यादा कयासों का दौर जरूर जारी है। लगातार इसको लेकर मंथन भी किया गया। कल देर शाम तक भी मुख्यमंत्री आवास पर भी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सभी मौजूद रहे और उसमें काफी मंथन किया गया। हर एक सीट को लेकर विश्लेषण किया गया, हर एक सीट को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से किन समीकरणों का ध्यान रखा जाए। और उन सबके बीच में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने जो कैंडिडेट नाम उतारे हैं, उन कैंडिडेट से उतरने के बाद तो सीट के समीकरणों पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी ने पूरा मंथन करके अपनी फाइनल सूची जो है वो तैयार करी है। और सूची को लेकर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व के पास में गए हैं, शीर्ष नेतृत्व के पास में गए हैं और माना जा रहा है वहां से ग्रीन सिग्नल मिलते ही जो पहली सूची है बीजेपी की वो जारी कर दी जाएगी। और ये सूची किसी भी वक्त आ सकती है, अब से कुछ देर में सूची जारी की जाएगी। प्रियम, कई नगर निगम में विधायक और सांसद अपने करीबियों और परिवार के लोगों को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गोरखपुर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में MLC देवेंद्र प्रताप सिंह और विधायक विपिन सिंह एक पार्षद प्रत्याशी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। तो क्या रस्साकसी आपसी नेताओं में भी जारी है टिकट को अपने करीबियों को बंटवारे को लेकर?
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जाहिर सी बात है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और एक एक सीट पर उसके पास कई कई दावेदार हैं। तो ऐसे में जिस प्रत्याशी का नाम फाइनल होगा और जिनका नहीं होगा, तो उनके बीच में आपसी कला जरूर देखने को मिल सकती है, नाराजगी देखने को मिल सकती है पार्टी को लेकर। और कहीं ना कहीं शायद यही संगठन का कुशलता का एक प्रमाण होगा कि वो किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करेगा, अंतर कलह को किस तरीके से समाप्त किया जाएगा। क्योंकि सीट जो है वो लिमिटेड है, जो दावेदार हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। लखनऊ के अंदर भी हमको देखने को मिल रहा है कि बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में दावेदारों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं, जगह जगह से अपनी पहुंच करके अपना नाम जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी ने अपनी अपनी दावेदारी करी है। लेकिन पार्टी नेतृत्व किसके नाम पर मोहर लगाएगा, किस आधार पर मोहर लगाएगा, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अभी कयासों का विषय बनी हुई हैं। नामों को लेकर बात की जाए तो कई नामों को लेकर चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन नाम इसलिए बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि बीजेपी में कई बार हमने देख रहा है कि जिन नामों को लेकर अक्सर चर्चा होती है, काफी माहौल बनता है और जब सूची जारी होती है तो उसमें वो नाम हमेशा ही नदारद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कयासों का दौर जरूर जारी है। बात करी जाए तो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की पत्नी का नाम चल रहा है कि लखनऊ से मेयर प्रत्याशी के तौर पर उनको उतारा जा सकता है। अपर्णा यादव बिष्ट, जो कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, तो उनको उस समय भी उम्मीद थी कि कोई बड़ा उनको तोहफा पार्टी देगी, लेकिन उस समय नहीं मिला। तो माना जा रहा है कि इस निकाय चुनाव में बतौर मेयर के तौर पर, क्योंकि लखनऊ की जो मेयर की सीट है वो काफी हॉट सीट है, तो ऐसे में माना जा रहा है सबसे अहम इस सीट से अपर्णा यादव को भी बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो फिलहाल कह सकते हैं अभी कयासों का दौर जारी है, सूची किसी भी वक्त आ सकती है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ में मंथन जारी है और जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। जी, आप बने रहिए प्रेम हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आरएलडी ने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। राया मथुरा से आरएलडी ने वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बलदेव मथुरा से रामकृष्ण वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। राधाकुंड मथुरा से राजकिशोर को प्रत्याशी बनाया गया है, तो बागपत से तो आरएलडी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। आपको बता दें, गाजियाबाद के पतला से रीता चौधरी को बनाया गया है, मथुरा के राया से वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, मथुरा के बलदेव से रामकृष्ण वर्मा को, तो मथुरा के राधाकुंड से ब्रजकिशोर सिंह को टिकट दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में मंथन का दौर जारी है। लगातार टिकट को लेकर हर पार्टी मंथन कर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। प्रेम हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। प्रेम, आरएलडी ने टिकट की घोषणा कर दी है, किन लोगों को इस टिकट के बंटवारे से खुशी महसूस हुई और कौन से लोग आघात हुए हैं? देखिए, सभी राजनीतिक दल इस चुनाव के अंदर अपनी सियासी जमीन का विस्तार देने में लगे हैं और जो छोटे सियासी दल हैं मौजूदा वक्त में, जैसे आरएलडी है, सुबसपा है, इसके अलावा अपना दल है, निषाद पार्टी, उन लोगों ने भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने का मूड बनाया है। ओम प्रकाश राजभर अपने प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर चुके हैं। अब आरएलडी की तरफ से भी अलग से अपने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी करी गई है, जिसमें अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो मथुरा की जो राया सीट है वहां से वीरेंद्र सिंह को दिया गया है, मथुरा की बलदेव सीट से रामकिशन वर्मा है, राधाकुंड से ब्रजकिशोर है, बागपत से रियाजुद्दीन को दिया गया टिकट। इस तरीके से अपने नगर निगम और नगर पालिकाओं को लेकर जो है वो आरएलडी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करी है। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां चाह रही है कि किस तरीके से वो पूरे मैदान में उतरे, समीकरणों को साधे और कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव के नतीजे होंगे उनका फायदा कैसे लोकसभा चुनाव में लिया जाए, इस पर भी सबका मंथन जारी है। और इसीलिए छोटे दल भी प्रदेश के अंदर, सूबे के अंदर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, अपनी भूमिका को वो तलाश रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को तलाशते हुए और अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार देने का कहीं ना कहीं कवायद काफी तेजी के साथ में छोटे दलों को भी मिल रही। और इन छोटे दलों के साथ खास बात यह है कि भले ही ये छोटे दल खुद के दम पर पूरा चुनाव जीतने का मादा नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये दल जाहिर सी बात है कि बड़े जो राजनीतिक दल हैं उनके समीकरणों को बिगाड़ने का मादा जरूर रख रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं जब इन कैंडिडेट्स कोई भी लिस्ट जारी की गई है तो वो भले प्रत्याशी जीत के तौर पर अभी उनको ना आंका जा रहा हो, लेकिन वोट काटने के लिए ये काफी है। और कहीं ना कहीं कई समीकरण जो हर सीट के हैं उनको बदलने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं सबको लेकर अगर आप देखें तो अभी भी बड़ी पार्टियों के बीच में मंथन का दौर जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम, हमारे साथ खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए और अपडेट देने के लिए। प्रयागराज में अतीक अहमद से फिर से पूछताछ होगी। आपको बता दें, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से फिर से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएसआई और आतंकी संगठनों से
अतीक के संबंधों की जांच की जाएगी। अतीक के पाकिस्तान से हथियार खरीदने को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही अतीक पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब फिर से यूपीएसटीएफ की टीम भी पूछताछ करेगी। साथ ही आपको बता दें आईएसआई और आतंकी संगठनों से कनेक्शन को लेकर पूछताछ की जा सकती है। अतीक के पाकिस्तान से हथियार खरीदने, तो वहीं अतीक पर अब यूएपीए के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगातार मुसीबतों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। अशरफ और अतीक से या फिर से पूछताछ होगी। आईएसआई और आतंकी संगठनों से साठगांठ को लेकर पूछताछ की जाएगी। अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की जाएगी। साथ ही हथियार खरीदने को लेकर भी जांच किया जाएगा। अतीक पर यूएपीए के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ गए हैं। शोएब, अब अतीक अहमद से पाकिस्तान कनेक्शन और हथियार खरीदने को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही यूएपीए के तहत केस कर दर्ज किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर लगातार अतीक और अशरफ पर शिकंजा कसा जा रहा है। एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है। एटीएस ने हालांकि कल भी उनसे पूछताछ की थी। आज फिर एटीएस की एक टीम पहुंची है जो धूमंजन थाने में उनसे पूछताछ कर रही। दरअसल अतीक के जो पाकिस्तान कनेक्शन और ड्रोन से असलहे मंगाने जैसी बातों की जो चीजें आई थी निकलकर, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। आतंकी संगठनों से किस तरह की कनेक्शन थे या क्या इसकी सत्यता है, इन चीजों की जांच और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि इस तरह की तमाम चीजों पर अतीक की तरफ से और अशरफ की तरफ से अब मना किया जा रहा है। उसने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। इस तरह की चीजें भी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि एटीएस लगातार इस मामले पर गंभीरता से पूछताछ कर रही है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है एटीएस अपनी तरफ से भी एक एफआईआर, इस तरह के जो आरोप लगे हैं और अतीक और अशरफ पर पाकिस्तान कनेक्शन की जो चीजें निकल आ रही थी, एक एफआईआर उसकी तरफ से भी, एटीएस की तरफ से भी की जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि यानी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की मुश्किलें अभी कमने का नाम नहीं लेंगी। अभी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया जाएगा। एक और मामले में अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी और फिर ये मामला भी अदालत तक पहुंचेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से हालात हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से चीजें निकल के आ रही है और इसीलिए लगातार पूछताछ करके कुछ चीजों के बारे में जानकारी इनपुट इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ असलहों को बरामद करने की भी कोशिश की जा रही है और जो कुछ अगर पुख्ता सुराग और जानकारी मिली तो निश्चित तौर पर एटीएस की तरफ से भी और कार्रवाइयां की जाएंगी और उसके बाद और मुसीबतें बढ़ेंगी अतीक और अशरफ की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उससे कई मामलों में पूछताछ की जा रही है। अब आईएसआई और पाकिस्तान मॉडल को लेकर पूछताछ की जाएगी। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब कर लिया है। शराब नीति मामले को लेकर 16 अप्रैल को सीबीआई सीएम केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। सीबीआई ने यह दावा किया है कि तमाम सबूत जुटाने के बाद सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नीचे गिर गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहजहांपुर में ट्रैक्टर और ट्रॉली पुल से नीचे गिर गई है। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से। इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पे बड़ी खबर सामने चल रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली पुल के नीचे गिर गई है। 2 दर्जन लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित पांडे जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ ताजा अपडेट है? ट्रैक्टर ट्रॉली पुल के नीचे गिर गए, 13 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है।
जी मैं आपको बता दूं, ये शाहजहांपुर के थाना तिलहर की घटना हुई है। जो बिसिंगपुर पुल पड़ता है उससे ट्रैक्टर ने पुल को टक्कर मारी और ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों जाकर नीचे गिरे, जिससे कि अभी अधिकारी की पुष्टि हुई वो 6 लोगों की पुलिस कप्तान ने की है। वैसे जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी वो 2 दर्जन के आसपास लोग घायल और मृत की चल रही थी, लेकिन पुलिस एसएसपी एसआनंद ने अभी 6 लोगों की मरने की पुष्टि की है और बताया जा रहा है सभी को जो घायल हैं उनको मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर भेजा गया है। तो देखने वाली बात यह है कि शव को निकाला जा रहा है, घायलों को निकाला जा रहा है कि अभी आगे और निकल कर क्या आता है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पे शाहजहांपुर के एसएसपी एहसानंद खुद मौके पर मौजूद हैं, पूरी टीमें लगी हुई हैं, रूट को क्लियर कराया जा रहा है। जी, हादसे की वजह क्या रही रोहित? थाना तेलहर से शाहजहांपुर के लिए एक नदी पड़ती है गर्रा, उसको श्रद्धालु उससे आ रहे थे, ट्रॉली से सारे लोग थे और वही अपना ढोल गाना बजाना जो होता है महिलाएं करती हैं ग्रामीण, वो लेकर सब आ रहे थे। वहां से पुल से कुछ ट्रक की जो ट्रैक्टर था उसका स्टीयरिंग कुछ फेल हुआ हो या कोई और प्रॉब्लम हुई हो, उसने पुल को टक्कर मारी और वो नीचे जा गिरा। उसमें बच्चे सहित महिलाएं और पुरुष सभी लोग नीचे जा गिरे। 30 से 40 लोग उसमें सवार बताया जा रहा है, जिसमें 2 दर्जन के आसपास लोग घायल हुए, मृत हुए हैं। पुष्टि जो है शाहजहांपुर के एसएसपी एहसानंद ने 6 लोगों की अभी की है और आने वाले टाइम में पता लगेगा और कितने मृत हैं। उन्होंने बताया जो अभी पुष्टि तुरंत हुई थी वो 6 लोगों की हुई थी, बाकी मेडिकल कॉलेज में कंफर्म होगा कि कितने लोग और मृत हुए हैं, बाकी घायल भी हैं। तो सभी को एम्बुलेंस के जरिए से शाहजहांपुर ले जाया जा रहा है, उसके बाद सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ खबर पे जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो शाहजहांपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर और ट्रॉली पुल के नीचे गिर गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग ट्रॉली में सवार थे। आपको बता दें डीएम ने 13 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है। सभी घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें ट्रैक्टर और ट्रॉली पुल से नीचे गिर गई है। आपको बता दें हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा में ब्लास्ट हो गया। पीएम फूमियो जब भाषण दे रहे थे उसी समय स्मोक बम से हमला किया गया। प्रधानमंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया है। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जापान में यह दूसरी बार है जब किसी बड़े राजनेता के सुरक्षा में सेंध लगी हो। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की बीते साल 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंजो आबे पर भी भाषण के दौरान हमला किया गया था। जब वह नारा शहर में भाषण दे रहे थे उसी समय उनके ऊपर फायरिंग हुई थी और वह अचानक नीचे गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया जहां उनका निधन हो गया। तो जापान के पीएम किशिदा की सभा में धमाका हुआ है। आपको बता दें स्मोक बम से धमाका किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने प्रधानमंत्री को सही सलामत निकाल लिया है।